हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे शिफ्ट जो 2 का हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसके 25 क्वेश्चन हम पहले लेक्चर में देख लिए पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 में उसके नेक्स्ट 25 क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन क्या है, इफ़ द रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल आरएलसी सर्किट इंक्रीजेज द क्वालिटी फैक्टर विल बी। तो पैरेलल आरएलसी सर्किट के लिए आपका क्वालिटी फैक्टर जो होता है, क्वालिटी फैक्टर बराबरी से होगा 1 आर अपॉन ओमेगा एल। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका पैरेलल का उल्टा होता है सीरीज से। सीरीज में होता है ओमेगा एल अपॉन आर। क्या बोल रहा है कि रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज करेंगे, तो क्वालिटी फैक्टर क्या होगा हमारा, इंक्रीज। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज फॉर लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट। लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए हम लॉस ऑफ चार्ज मेथड यूज़ नहीं करते। ये मेथड जो है हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए हम करते हैं। पोटेंशियोमीटर मेथड, एमीटर, वोल्टमीटर और केल्विन डबल ब्रिज। पोटेंशियोमीटर, केल्विन डबल ब्रिज मेनली आप पूछा जाता है लो रेजिस्टेंस के लिए, ये मेथड हम यूज़ करते हैं। ये मीडियम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज इन सर्किट ब्रेकर। तो रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या है कि जैसे ही हमारा सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट ओपन होते हैं तो इसके बीच आर्क फॉर्म होती है। अब आर्क क्या है, एसी है, तो आर्क क्या है, एक जीरो इंस्टेंट आता है। जीरो इंस्टेंट पर हमारी करंट तो ज़ीरो हो जाती है, लेकिन यहाँ पर ये वोल्टेज आने के कारण आर्क फिर से फॉर्म होती है। तो ये जो वोल्टेज आता है उसको हम बोलते हैं रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। तो वो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज जो होता है, जो आर्क को फिर से मेंटेन कराने की कोशिश करता है। तो जिस स्पीड से ये चेंज होता है, जिस रेट से चेंज होता है, उसको बोलते हैं रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। ठीक है, तो इसका मतलब द रेट एट विच द वोल्टेज अक्रॉस द ब्रेकर कॉन्टैक्ट राइजेज आफ्टर करंट इंटरप्शन। करंट इंटरप्शन के बाद जो वोल्टेज राइज होता है कॉन्टैक्ट के अक्रॉस, उसी को बोलते हैं रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। नेक्स्ट है, हाउ डज द स्पीयर वॉल्व इनसाइड द नोजल इनहेंस द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो ये हमारा पेल्टन व्हील है, इसका यूज़ हम हाई हेड टर्बाइंस में और हाई हेड हाइड्रो पावर प्लांट्स में करते हैं। मीडियम हेड की अगर बात करेंगे तो वहाँ फ्रेंचाइज टर्बाइन यूज़ करेंगे, और लो हेड की बात करेंगे कैप्लन। तो तीनों आप याद रखना, अभी भी कुछ भी पूछ सकता है। तो ये नोज़ल यहाँ पर क्या करता है, ये जो स्टीम है इसके ऊपर पानी, आपको अगर लोड चेंज करना है, कितनी आपकी जनरेशन है, तो हमको क्या करना है, वो टर्बाइन की स्पीड को चेंज करना है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको अंदर बाहर करेंगे तो यहाँ से जो निकल रहा है पानी ये कम ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। बाय डायनेमिकली एडजस्टिंग द जेट वेलोसिटी टू मैच द लोड डिमांड। जेट की जो वेलोसिटी है उसको हम एडजस्ट करेंगे ताकि हमारी लोड डिमांड को वेरी कर सके। कम रहेगी तो कम, ज़्यादा रहेगी तो ज़्यादा। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड इज यूज इन कार्बन आर्क वेल्डिंग। तो कार्बन आर्क वेल्डिंग में हम ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा हमारा। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट अबाउट मैक्सिमम पावर आउटपुट ऑफ सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस जनरेटर आर करेक्टेड। तो सिंक्रोनस जनरेटर में जो पावर का फॉर्मूला है क्या होता है, ई एफ वी टी अपॉन एक्सेस साइन डेल्टा। अब ये पावर कब मैक्सिमम होंगी, जब डेल्टा की वैल्यू हमारी कितनी होंगी, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये जो डेल्टा है हमारा ई एफ और वी टी के बीच का एंगल है, जब ये 90 होगा तभी क्या होंगे हमारी पी मैक्स बराबरी से ई एफ वी टी अपॉन एक्सेस डेल्टा की वैल्यू कितनी हो गई हमारा 90। तो ये हो गया हमारा। तो पावर मैक्सिमम किस किस पर डिपेंड कर रही है, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए, क्या सही है हमको वो देखना है। पहला, मैक्सिमम पावर आउटपुट अकर्स व्हेन द लोड एंगल इज 90। बिल्कुल सही है, लोड एंगल इसको बोलते हैं हम लोड एंगल, 90 रहेगा तो सही है। मैक्सिमम पावर इज ऑपरेट प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टर्मिनल वोल्टेज। स्क्वायर ऑफ टर्मिनल इसके है, तो ये गलत है हमारा। ओवर एक्साइटेड इंक्रीज द जनरेटर मैक्सिमम एफ पावर कैपेबिलिटी। ई एफ अगर बढ़ाएंगे तो मैक्सिमम पावर कैपेबिलिटी बढ़ेगी, तो ये हमारी सही है। मैक्सिमम पावर इज इंडिपेंडेंट ऑफ सिंक्रोनस रिएक्टेंस। तो सिंक्रोनस रिएक्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये जितनी कम रहेंगी हमारी पी मैक्स उतनी ज़्यादा रहेगी। तो ये भी हमारे स्टेटमेंट क्या है, गलत है। इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है उस पर। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए और 1 और 3 सही आएगा। ठीक है, तो बोल रहा है स्टेटमेंट 1 एंड 3 ओनली आर करेक्ट। तो पहले ही इसमें सही है हमारा, बाकी हमारे गलत आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन इन अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर के अंदर जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन हम करते हैं, स्टेटर की वाइंडिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं हम। तो यहाँ पर रहेगा टू डिटेक्ट एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट इंटरनल फॉल्ट विद इन द अल्टरनेटर वाइंडिंग। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है।
इन वाइंडिंग के इंटरनल फॉल्ट जैसा शॉर्ट सर्किट हो गया, इंटरटर्न फॉल्ट हो गया, ये सबको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज डिफरेंशियल रिले का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्राउलिंग टिपिकली कॉजेज एन इंडक्शन मोटर टू ऑपरेट एट स्पीड दैट इज, क्राउलिंग का मतलब होता है हिंदी में अगर समझना है तो रेंगना, मतलब सिंक्रोनस मोटर को चलना 1500 पे, लेकिन वो चल कितने रही, बहुत कम स्पीड पे चल रही है, मतलब रेंग रही है, तो वो होता है हमारा क्राउलिंग। तो जब ये सिंक्रोनस स्पीड के फ्रैक्शनल स्पीड 1/3 स्पीड पे चलती है तो उसको हम बोलते हैं क्राउलिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सिंक्रोनस स्पीड। नेक्स्ट है द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैलास्ट इन CFL हेल्प्स टू एलिमिनेट। CFL के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक बालास्ट होता है उसका काम क्या होता है, तो इसका काम क्या होता है, जो हमारा वोल्टेज स्टार्टिंग में हमको वोल्टेज ज़्यादा करना है ताकि हमारा जो अंदर की गैसेस है वो आयोनाइज हो जाए, तो एक तो काम वो हो गया हमारा। दूसरा है फ्लिकरिंग, यहाँ पर जो हमारा बैलेंस सर्किट होता है इसके अंदर हमारा कन्वर्टर रहता है और इन्वर्टर भी रहता है, तो जो फ्रीक्वेंसी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसके कारण आपको लाइट ऐसा लगता है कि चालू है, बंद नहीं हो रहा, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी, एक बार बंद होगा, एक बार चालू, एक बार बंद, ठीक है, तो ऐसा चालू बंद होते रहता है। तो हमको अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखेंगे तो आपको एब्जॉर्ब ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा कि ये फ्लिकर कर रहा है, ठीक है। तो ये स्लो स्टार्टिंग अगर आपने बैलेंस नहीं लगाया तो बहुत स्लो स्टार्ट होगा, आयोनाइजेशन में टाइम लगेगा। दूसरा है फ्लिकरिंग उसकी ज़्यादा होगी। तो फ्लिकरिंग और स्लो स्टार्ट को एलिमिनेट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। हालांकि ए ही है, सब में सही हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम, इफ द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन अ डीसी जनरेटर इज इंक्रीज देन जनरेटर ईएमएफ विल बी। देखो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ईएमएफ जो ई होता है 5ZNP/60A होता है। अगर सेम मशीन है उसमें अगर आपने सेम पैरेलल पाथ्स को मॉडिफाई करके, जैसे पहले 4 थे फिर उसको 2 कर देंगे तो जनरेटर क्या हो जाएगा आपका, जैसे पहले 4 थे आपके, 4 थे, अब 2 कर दिया आपने, तो 2 करने से आपका ईएमएफ बढ़ जाएगा उस केस में। लेकिन यहाँ पर हमारा दे रहा है कि सेम रहेगा, आंसर में आपको दिया सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो वोल्टेज हम देखते हैं वो पैरेलल पाथ के अक्रॉस, तो हर पैरेलल पाथ के अक्रॉस वोल्टेज हमारा सेम रहता है। तो आप जब पैरेलल पाथ इंक्रीज करोगे तब भी उसका वोल्टेज सेम रहेगा, बट थोड़ा सा इसमें याद रखना कि एक मशीन है उसको मॉडिफाई करके आपने चेंजेस करे तब आपका वोल्टेज चेंज होगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वो थोड़ा याद रखना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट है, वाई इज द सिंपल ब्रेक टेस्ट जनरली यूज फॉर स्मॉल मोटर्स ऑनली। ब्रेक टेस्ट का यूज़ क्यों करते हैं हम, जो हमारे शॉर्ट सर्किट फुल लोड कॉपर लॉस निकालने के लिए हम ब्रेक टेस्ट वगैरह करते हैं। तो ब्रेक टेस्ट का वाई इज द सिंपल ब्रेक टेस्ट जनरली यूज फॉर स्मॉल मोटर्स ऑनली। तो इसमें द सिंपल ब्रेक टेस्ट डज नॉट वर्क विथ लार्ज मोटर्स, लार्ज मोटर्स हैव लोअर एफिशिएंसी, लार्ज मोटर प्रोड्यूस एक्सिव हीट दैट इज डिफिकल्ट टू डिसिपेट। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी है। लार्ज मोटर में अगर आप डायरेक्ट ब्रेक टेस्ट लगाओगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट डेवलप होती है जिसको डिसिपेट करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सी सही है। नेक्स्ट हमारे, इन एन अल्टरनेटर इफ द लोड पावर फैक्टर चेंजेस फ्रॉम लैगिंग लीडिंग टू लीडिंग आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट शिफ्ट्स फ्रॉम। तो यहाँ पर हम जनरेटर में कैसे याद रखना है, ये हमारा EF रहता है जो फील्ड से क्या रहता है 90 डिग्री लैग कराता है। ये अल्टरनेटर के अंदर अगर जीरो पावर फैक्टर कितना उड़ रहा है, लैगिंग पावर फैक्टर, तो लैगिंग है तो करंट हमारी लैग करेंगे आइए, और करंट के सेम फेज में हमारा रहता है आर्मेचर का रिएक्शन। तो अभी इस कंडीशन में यहाँ पर हमारा फाई कितना है 90 डिग्री लैग, ठीक है। लैगिंग के केस में क्या हो रहा है, FF इधर है, फाई आर इधर, दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे डीमैग्नेटाइज कर रहा है हमारा। तो पहला आएगा डीमैग्नेटाइज करेगा। फिर अगर इसको लीडिंग बना देंगे हम, लीडिंग कैसा, इधर ही साइड में हम करंट भी बना देंगे और ये फाई आर हो जाएगा आर्मेचर रिएक्शन, और ये फाई एफ हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये फाई आर फाई एफ दोनों एक डायरेक्शन में, दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और क्या करेंगे, मैग्नेटाइज करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, लैगिंग में डीमैग्नेटाइज और लीडिंग 90 डिग्री लीडिंग में मैग्नेटाइज करेंगे, तो डीमैग्नेटाइज और मैग्नेटाइज आएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर यही सही है, डीमैग्नेटाइज टू मैग्नेटाइजिंग, डीमैग्नेटाइजिंग टू मैग्नेटाइजिंग नेचर होगा आर्मेचर रिएक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इफेक्ट डज एक्सेसिव हीटिंग इन ट्रांसफार्मर हैव ऑन इट्स वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर के अंदर बहुत ज़्यादा हीटिंग होगी तो उसका इफेक्ट क्या होगा, इट रिड्यूसेस इंसुलेशन रेजिस्टेंस एंड कैन कॉज डैमेज, इट इंक्रीजेस ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी, इट इम्प्रूव्स इंसुलेशन परफॉर्मेंस, इट हैज़ नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट। तो इसका आएगा, इट रिड्यूसेस इंसुलेशन रेजिस्टेंस एंड कैन कॉज डैमेज। इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होगा, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा इंसुलेशन अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी खोएगा, कम होगी उसकी इंसुलेशन प्रॉपर्टी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो डैमेज हो जाएगा और आपकी वाइंडिंग जल जाएगी।
तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट हमारा है द बुकोल्स रिले इज कनेक्टेड बिटवीन विच पार्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो बुकोल्स रिले किस किस के बीच कनेक्ट होता है, ये हमारा मेन ट्रांसफार्मर होता है और ये हमारा कंजर्वेटर टैंक होता है। तो मेन ट्रांसफार्मर और कंजर्वेटर टैंक के बीच, ठीक है, कंजर्वेटर टैंक और ये मेन टैंक है हमारा, ठीक है। तो मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच हमारा क्या लगा रहता है, बुकोल्स रिले लगा रहता है। बुकोल्स रिले का काम क्या है, जो ट्रांसफार्मर के अंदर इंटरनल फॉल्ट्स होते हैं उसको डिटेक्ट करना और उसको दूर करना। तो ये हमको दो टाइप से प्रोटेक्शन देता है। पहला तो ये, अगर छोटे फॉल्ट होंगे, इंटरनल फॉल्ट होंगे, हमारे माइनर फॉल्ट्स होंगे तो हम अलार्म बजा देंगे कि भाई देख लो कुछ हो रहा है। और जब बड़े फॉल्ट्स होंगे तो वो ट्रिप करा देंगे हमारे ट्रांसफार्मर को, ठीक है। जैसे इंटर टर्न फॉल्ट वगैरह आ गया तो वो ट्रिप करा देंगे। बाकी छोटे मोटे फॉल्ट आएंगे तो वो बता देंगे आपको कि अलार्म बजा देगा। तो सबसे पहले क्या है, किस किस के बीच लगा रहा है, ट्रांसफार्मर आई टैंक एंड कंजर्वेटर टैंक। ऑप्शन नंबर 3 सही है इसमें। नेक्स्ट हमारा है इन अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द कंपोजिशन ऑफ करंट इन एनी ब्रांच ड्यूरिंग ऑपरेशन। ऑपरेशन के दौरान जो करंट है हमारा AC और DC दोनों का सम होता है ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में, ठीक है। 42 क्वेश्चन नंबर, इफ द कैपेसिटेंस इन सीरीज RL सर्किट इज इंक्रीज क्वालिटी फैक्टर विल बी। हमने देखा सीरीज में क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा L अपॉन R, और एक होता है अगर XC अपॉन R भी लिखते हैं इसको हम, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा CR। अब क्या क्या बोल रहा है, कैपेसिटेंस इंक्रीज करेंगे तो C अगर इंक्रीज करेंगे तो क्वालिटी फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर लेकिन ऑप्शन नंबर हमारा B सही होगा। अगर कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो क्वालिटी फैक्टर हमारा कम हो जाएगा। नेक्स्ट है द मटेरियल कॉमनली यूज एज रेजिस्टेंस वायर इन अ हीटिंग एलिमेंट इज। रेजिस्टेंस चाहिए, रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट का अपोज कराएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तांबा क्या करता है, करंट का बेस्ट कंडक्टर है ये, एल्यूमिनियम भी, सिल्वर भी, ये नाइक्रोम है। तो ऑप्शन नंबर C हमारा सही है। तो बेस्ट हमारा रेजिस्टेंस मटेरियल कौन सा है, नाइक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट इज रिलेटेड टू पीक वैल्यू VM। ये ऑप्शन थोड़ा भूल गए, तो इसका जो रिलेशन आता है वो क्या आता है, VRMS बराबरी से VM/√2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, VRMS बराबरी से VM/√2। नेक्स्ट है अंडर कांस्टेंट मैकेनिकल लोड चेंजिंग द एक्साइटेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो अंडर कांस्टेंट मैकेनिकल लोड आपका कांस्टेंट है, तो ये हमारा P बराबर से क्या होता है, EF VT अपॉन XS साइन डेल, और P को क्या लिख सकते हैं हम, VT IA कॉस फाई। तो ये हमारे दो फॉर्मूले हुए, पर फेज वैल्यूज है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या बोल रहा है वो कि सिंक्रोनस मोटर में अंडर कांस्टेंट मैकेनिकल लोड, मतलब P क्या रहेंगी हमारी, कांस्टेंट रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी P हमारी। चेंजिंग द एक्साइटेशन, मतलब हम EF को चेंज करेंगे, यहाँ पर EF को चेंज करेंगे, मोटर विच अफेक्ट द फॉलोइंग, किस किस को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर P को हमको कांस्टेंट रखना है तो सबसे बोल रहा पावर फैक्टर, पावर फैक्टर तो हमारा टर्मिनल वोल्टेज सेम रहेगा, और IA इसको अगर कांस्टेंट रखना है तो करंट हमारी चेंज होगी, तो पावर फैक्टर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। दूसरा क्या है, आर्मेचर करंट मैग्नीट्यूड, करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होगा यहाँ पर हमारा, और दूसरा की स्पीड ऑफ मोटर सेम रहेंगी, रियल पावर आउटपुट कांस्टेंट रहेंगी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, एक हो जाएगा पावर फैक्टर और हमारा कॉस फाई, ये दोनों क्या होंगे, चेंज होंगे, दोनों पर इफेक्ट पड़ेगा। तो इसमें ये सही है और ये 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन नंबर 20 का सही रहेगा। ठीक है, पावर को कांस्टेंट है, टर्मिनल वोल्टेज हमारा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो IA और कॉस फाई इसमें चेंज होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द एंगल बिटवीन, एंगल दैट इज फॉर्म बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल लाइन कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये होता है, ये हमारा ये नॉर्मल हो जाती है हमारी, और ये रे ऑफ लाइट है। ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहा है ये हमारा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये थीटा। ठीक है, तो ये होता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट है एन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ 15 अपार्टमेंट्स ईच विथ अ पीक डिमांड ऑफ 8 किलोवाट। कितना अपार्टमेंट है आपके पास, 15, और कितने किलोवाट है, हर एक का पीक डिमांड 8 किलोवाट। द मैक्सिमम सिस्टम डिमांड रिकॉर्डेड 60 किलोवाट है, मैक्सिमम सिस्टम पे कितनी है, 60 किलो। व्हाट इज द डाइवर्सिटी फैक्टर,
तो सबसे पहले पता होना चाहिए डाइवर्सिटी फैक्टर होता क्या है। तो इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय टोटल मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, सम ऑफ इंडिविजुअल तो कितना 15 है और ये 8, तो टोटल हमारी सम करेंगे तो कितना आएगा 15 गुणित 8 डिवाइडेड टोटल कितना दिया आपको 60 किलोवाट। ठीक है, तो इससे 15 एकम 15 चौक 60, 4 दूनी 8, तो ये आपका डाइवर्सिटी फैक्टर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 कहाँ दिया है, ये डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। तो डाइवर्सिटी फैक्टर का फॉर्मूला याद रखना, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड टोटल मैक्सिमम डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ डैम्पिंग इज कॉमनली यूज इन पीएमएमसी वोल्टमीटर एंड एमीटर। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में हम एडी करंट डैम्पिंग यूज करते हैं। ठीक है, स्प्रिंग कंट्रोल डैम्पिंग गलत, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग एयर फ्रिक्शन फ्लूइड फ्रिक्शन, तो ये एडी करंट डैम्पिंग को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ टोरॉइड कॉइल हैज अ मैग्नेटिक पाथ लेंथ 30 सेंटीमीटर, एल की वैल्यू आपको दी है 30 सेंटीमीटर, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएंगे 30 गुणित 10 की घात -2 मीटर। 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए हमने इसको चेंज कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एच की वैल्यू आपको दी है 750 एम्पियर पर मीटर, और करंट कितनी दी आपको आई बराबरी से 250 मिली एम्पियर। तो हमको पता है एच बराबरी से क्या होता है एन आई अपॉन स्मॉल एल, एन आई एम एम एफ अपॉन लेंथ होता है, यही होता है हमारा एच। तो एच हमको बोल रहा है किसकी वैल्यू निकालना है, आई के एन की वैल्यू निकालना है। तो सबकी वैल्यू दी है यहाँ पर, तो 750 बराबरी से एन तो जैसा का वैसा रहेगा, आई की वैल्यू आपके पास कितनी होगी 250 मिली मतलब 10 की घात -3, और एल की वैल्यू कितनी है आपके पास 30 गुणित 10 की घात -2। तो यहाँ से ये कट जाएंगे, यहाँ पर बचेंगे 10 की घात -1, ये कैंसिल हो जाएगा हमारा 25 एकम 25, 25 या 75, ये 30 हो जाएगा। इधर हम इसको करेंगे तो ये -1 है, तो ये 90 हो जाएगा हमारा, 90 गुणित 10 करेंगे ये n, ये इसको इधर लेके आएंगे डिवाइडेड बाय 10 की पावर -1 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएंगे तो 10 हो जाएगा। तो इसकी n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 900, तो 900 टन इसका आंसर रहेगा। तो ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर 1, तो 900 टन। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। अ सिंगल फेज एसी सर्किट हैज़ अ वोल्टेज ऑफ 230 वोल्ट एंड करंट 10 एम्पियर, व्हाट इज द अपरेंट पावर एस। तो एस बराबर से हमको पता है V इंटू आई होता है, जस्ट मल्टीप्लाई करना है, इसमें तो कुछ भी नहीं दिया है, V इंटू 10, और ये हो जाएगा 2300 VA, 2300 VA के में दिया है ना, तो यहाँ पर इसको किलो में करना है तो 2.3 kVA, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको और ऐसे हमने पीछे वीडियो बना के रखे, अगर आपको लगता है तो वो भी आप ज़रूर देखिए। थैंक यू।